हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2.0 के सामान्य अध्ययन का यह दूसरा मॉडल पेपर है। जो यह मॉडल पेपर मध्य विद्यालय यानी कि कक्षा 6 से 8, माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 सभी के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण यह 40 प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास और भूगोल के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे और इन 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला सवाल, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर 15 सेंटीमीटर है, दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है। मान लेते हैं यह कोई एक त्रिभुज हो गया। और यह यहाँ पर O बिंदु, यहाँ पर A बिंदु और यहाँ पे P बिंदु है। तो AP बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर है, यानी कि OA बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है। तो ये मान लेते हैं ये केंद्र हो, जहाँ पर O बिंदु है, ये O बिंदु केंद्र हो गया। यहाँ से P की दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें आप जो है कि √8² प्लस 15² बराबर 64 प्लस 15 हम कितना होता है? 225। पंद्रह में आपका 225 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 289। अब यह जो 289 है, इन चारों में किसका जो है कि वर्गमूल होगा? ये √289 हो गया। तो ये 20 का तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए √289, 289 20 का होगा नहीं, तो इसका तो होगा नहीं। 12 बरहम 144 होता है, 15 हम 225। अब 17 जो बचा तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी देख सकते हैं आप कि 17 का यह वर्गमूल है कि नहीं। तो ये हो गया 17 और 7 से गुणा कर दीजिए, तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा? 7 7 49 आया। तो इसके इकाई का अंक 9 है, तो 9 यहाँ पर दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 78% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी D एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जागर उससे दोगुने समय में उससे आधी दूरी तय करता है, तो साइकिल चालक की चाल और जागर की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो इन दोनों का जो अनुपात हो जाएगा वो 4:1 हो जाएगा। कुछ सवाल को आप खुद से भी हल कर लीजिए, यहाँ पर हम सवाल का आंसर भी दे देंगे। चूँकि मेरा गणित थोड़ा सा कमज़ोर भी है, जो आएगा उसको हम बता देंगे। महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में 5,000 रुपये निकाल लेता है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका चौथे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 16 और 21 का अनुपात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेज़ी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो इसका जो नया लाभ प्रतिशत होगा 5वें नंबर का हो जाएगा आपका राइट आंसर 20% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर के सवाल से। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती करना? जी नहीं। नकदी और खाद्य फसलों दोनों खेती करना? ये भी नहीं होगा। अनुक्रम में एक ही खेत में विभिन्न फसलों की खेती करना? ये भी नहीं होगा। पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना? जी हाँ, यही सही हो जाएगा। मिश्रित कृषि जिसमें खेती के साथ साथ जो है कि पशुपालन भी किए जाते हैं, उसी को मिश्रित कृषि भी कहते हैं। आगे चलते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? अबेकस है, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर या प्रोसेसर? तो इसमें जो एनालिटिकल इंजन है इसी को जाना जाता है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से इसे जाना जाता है। 8वें नंबर के सवाल चलते हैं। इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? द क्लाइमेट प्रोजेक्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IUCN। तो ये IUCN क्या है? तो IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर सन 1948 में हुई थी, यानी कि IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। अब उसके आगे चलते हैं 9वें नंबर के सवाल पर। DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं को पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? रुस्तम है, चतुरो बोट है, पैक बोट है या दक्ष है? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका दक्ष है। तो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित एक विद्युत संचालित दूरसंवेदी वाहन है। दक्ष सभी प्रकार की खतरनाक वस्तुओं का सुरक्षित रूप से पता भी लगाता है और उन्हें नष्ट कर सकता है। आगे चलते हैं 10 नंबर के सवाल पर। सन 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या BR अम्बेडकर? तो इसमें ये महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। 8 अगस्त 1942, डेट भी याद कर लीजिएगा। 8 अगस्त परीक्षा में पूछ सकता है 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार की मसौदा घोषणा पर चर्चा करने के लिए युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। आगे चलते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र, काउंसिल ऑफ यूरोप, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन? इन चारों में सबसे पुराने की बात कर रहा है, न कि सबसे पुराना। तो इसमें जो है कि जो सबसे पुराना है वो आपका है सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। अब इसमें ये देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना यहाँ पर इसकी स्थापना जो हुई थी अक्टूबर 1919 में हुआ था, जबकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये डेट जरूर याद कर लीजिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और काउंसिल ऑफ यूरोप की स्थापना तो 1949 ईस्वी में हुआ था, 1949 ईस्वी में हुआ था।
और सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन की स्थापना ये आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, इंडियन काउंसिल एक्ट, साइमन कमीशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इन चारों में जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंका था, इन चारों में ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में फेंका था। और बम फेंकने का कोई ऐसा कारण नहीं था कि वो लोग किसी की जान लेना चाहते थे, बल्कि इसलिए बम फेंके थे कि वो अपना ध्यान लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। आगे चलते हैं 13 नंबर के सवाल पर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? सीमेंस है, मोहो है, ओम है या कूलम है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक तो ये ओम ही होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। अब इसके अलावा जो सीमेंस है, तो सीमेंस ये विद्युत चालन की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है और कूलाम तो आवेश की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर के सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यह करेंसी नोट जारी करता है। देखिए, ऐसे सवालों पर सबसे पहले आप लोग जो जहाँ पर पूछता है नहीं है, ये थोड़े बहुत डेंजरस सवाल होते हैं, ये अक्सर लोगों से गलत भी हो जाता है। तो इसको पहले आप जो है कि मार्क कर लीजिए कि पूछ रहा है नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यह करेंसी नोट जारी करता नहीं, करेंसी नोट जारी करता है। यह वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है। यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है। यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। तो यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता नहीं है। यही जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? यानी किसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? तो ये जो वंदे भारत है, क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। हाँ, तो 15 नंबर के इसमें जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत हो जाएगा। आगे चलते हैं। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। तो ये माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। आगे चलते हैं। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आरबीआई के द्वारा, बैंक एसोसिएशन के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या संबंधित बैंक के द्वारा? तो जो भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली जो ब्याज दर है, ये संबंधित बैंकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे चलते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, ये सभी क्या है? ये विटामिन कमी से होने वाले रोग। इसे स्कर्वी जो है ये सी विटामिन कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से रिकेट्स तो विटामिन डी हो गया, ये बी हो गया। तो जो क्वासी और कार है, यही जो है कि प्रोटीन की कमी से होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो इसमें जो पारा होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। उसके आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर जो है कि दिया हुआ है, तो इसमें 2 प्रकार की जो है क्रमागत श्रृंखलाएं बनेंगी। तो ये श्रृंखलाएं कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जब भी बनेगा तो यहाँ से देखिए 0 से 2, फिर 2 से 6, फिर 6 से 12, फिर 12 से कितना बनेगा ये देखिए। तो कितने का अंतर है? 2 का अंतर। यहाँ पर 2 का अंतर। यहाँ पर जो है कि 2 से 6 में जो है कि 4 का अंतर। 6 से 12 में 6 का अंतर। फिर उसके बाद 12 से 6 के बाद कितने का अंतर आएगा? 8 आएगा। तो 12 में 8 जोड़ देंगे, 12 में 8 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो लास्ट में 20 देखना है और यहाँ पर जो आ जाएगा। तो लास्ट में 20 कहाँ पर है? तो ये दोनों तो पहले से हट गए, ऑप्शन से बाहर हो गए। अब बचे 20 ये और बचा 20 ये। अब इसके बाद क्या काम करना है हमें?
2 से इसको जोड़ना है 10, ये हो गया। फिर 10 से 30, 30 से 68, 68 से जो है कि ये यहाँ पर जो भी आएगा संख्या वो हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, एक मैंने आपको बता दिया। हालांकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 130 और 20 होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। मान लीजिए P और अब ये जो भी साइन दिया हुआ है मुझे तो नहीं पता है क्या है, मान लेते इसको Q है। मान लीजिए P और Q अंकगणितीय संक्रियाएं हैं। यदि 24P 12Q 13 बराबर 15 और 16Q 56P 14 बराबर 20 हो तो 87P 29Q 22 बराबर क्या होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस ये करना है कि आपको ये जो आपका इसमें P मान लेते हैं P हो गया और Q हो गया, ये एक अंकगणितीय जो है कि किसी का ये मान लीजिए। तो P को यदि आप भाग मान लेते हैं, P बराबर भाग हो गया और Q बराबर प्लस हो गया, तो ये आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि 24P तो 24 भागे 12 हो गया, तो यहाँ पर 24 भागे 12 और प्लस 13 हो गया। तो 24 में 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो गया और प्लस 13 कर दिए तो कितना आ गया, ये 15 आ ही जाएगा, बराबर 15 हो गया। तो इस आधार पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 25 आ जाएगा, ये 25 हो गया, तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका में एक परिवार के विभिन्न मदों के व्यय का विवरण दर्शाया गया है। देखिए क्या क्या सवाल पूछा गया है। भोजन है, कपड़ा, किराया, शिक्षा विविध है। तो यदि भोजन पर व्यय 2 गुना हो जाता है तो भोजन ये है, भोजन पर व्यय कितना है इस समय फिलहाल में 4000 है, तो इस पर 2 गुना हो गया तो ये कितना हो गया, 8000 हो गया, ठीक हो जाता है। और अन्य सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है, तो आधा का मतलब 2500 है तो ये 12.5 हो गया, ये 1500 है तो 7.5 हो गया, ये 400 है तो 2 हो गया, ये 1600 है तो ये 8 हो गया। तो इसको यदि आप लोग पूरा जोड़ दीजिए, है ना, जोड़ने के बाद निकाल लीजिए तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 33% हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि इन सभी को जोड़ दीजिए, यानी कि इन सभी को जोड़ दीजिए यहाँ से, तो ये 6000 आ जाएगा। तो 6000 का ये आधा भाग कह रहा है तो ये कितना आ जाएगा, 6000 का आधा कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कि 4000 का 2 गुना कह रहा है तो ये 8000 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है तो भोजन पर व्यय में होने वाली वृद्धि कुल व्यय के लगभग कितनी होगी। तो पहले वृद्धि कितना है, 4000 है, फिर माइनस कितना हो गया, ये 3000 हो गया, बटे कितना हो गया 3000, गुणते कितना हो गया 100। तो 4000 में 3000 कम कर देंगे तो 1000 आएगा, बटे का यहाँ पर 3000 कर दीजिए, गुणते 1000 कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका 1000 में 1 हो गया, ये 3 हो गया। तो इस हिसाब से इसका आप लगाएंगे तो 1/3 गुणते 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 33%। आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर 33% हो गया। आगे चलते हैं। किसी परीक्षा में कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा के अंदर रहे हैं। तो इसमें जो निकालेंगे, यानी कि अंक की सीमा +2 और बटे -2 के अंदर रहे हैं, कितने छात्रों, इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो औसत आता है वो औसत से आप देख लीजिए +2 अपान -2 के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया था, सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही माध्य हो जाएगा ये आपका 25 आ जाएगा। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाला पहली मस्जिद थी। तो जो ये कुबतुल इस्लाम मस्जिद था, यह पहली जो है कि दिल्ली में बनने वाली मस्जिद थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार के नीचे, यानी कि उसके नीचे का मतलब उसके नीचे नहीं, कुतुब मीनार के जो है कि नीचे ही बनाया गया था। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? एलन कनिंघम ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, जेम्स अलेक्जेंडर ने या नेविल चैम्बरलेन ने? तो इसमें जो आपका रॉबर्ट क्लाइव है, इसी ने जो है कि ये किया हुआ था। क्या सवाल? प्लासी युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और ये जो प्लासी युद्ध था ये कब हुआ था, इसका डेट देख लीजिए। तो ये 23 जून को 23 जून सन 1757 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव, इसके बीच, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो यहाँ पर ये सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, और इसी हारने की वजह से जो है कि उस समय जो ब्रिटिश कंपनी थी वो पूर्णतः इंडिया पर हावी हो चुकी थी। तो प्लासी का युद्ध बहुत बड़ा जो है कि कारण हुआ था ब्रिटिश कंपनी का इंडिया में जो है कि वर्चस्व स्थापित करने के लिए। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? जी हाँ, तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल, ये पेट सवाल है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सवाल। जो 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में हुआ था। आगे चलते हैं। अब उसके बाद इसके पहले यानी कि 1978 के पहले की बात किया जाएगा, तो उस समय जो मौलिक अधिकार थे वो कुल 7 अधिकार थे, और इन 7 अधिकारों में 1978 यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत एक यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को जो है कि हटा करके अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया, और यह एक प्रकार की कानूनी अधिकार के रूप में हो गया जो संपत्ति का अधिकार था। तो वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार है। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, तो जो मौलिक अधिकार हैं ये लिए गए हैं अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जबकि जो है कि कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है, ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार गारंटी नहीं देता है? हाँ, तो ये देखिए, स्वाधीनता का अधिकार या समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या व्यवसाय का अधिकार। तो स्वाधीनता का अधिकार कह लीजिए, चाहे इसको स्वतंत्रता का अधिकार कह लीजिए, बात एक हो गया। समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन व्यवसाय का अधिकार ये नहीं दिया जाता है। तो कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अभी हमने बताया था कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। उन 6 का नाम मैं बता दे रहा हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है कि संविधान का आत्मा कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना या उद्देश्य को जो है कि संविधान का आत्मा कहा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? जी हाँ, तो इसमें जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किसके रूप में भारत आए थे? तो ये साइमन कमीशन के रूप में जो है भारत आए थे। सन 1927 में साइमन कमीशन का जो है गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे चल के यहीं क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने। आगे 31 नंबर देखते हैं। युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो 25 जनवरी है, इसी के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो 25 जनवरी सन 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो 25 जनवरी सन 1950 को 25 जनवरी सन 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसलिए 25 जनवरी को जो है कि चुनाव आयोग के रूप में चुनाव या मत देने के रूप में इसको मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 32 नंबर सवाल।
मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है। हाँ, ये देखिए एक बार और भी सवाल पूछा गया था, बहुत ही पेट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल बार बार पूछा जाता है। तो ये टीकाकरण से संबंधित है और यह जो है कि दिसंबर 2014 में, तो इसका भी नोट कर लीजिए, ये दिसंबर 2014 में इसका जो है कि शुरुआत किया गया था। इससे जो है कि कह सकते हैं मिशन योजना का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है। तो क्या क्या नहीं है इसमें? पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवास, भोजन और कपड़े प्रदान करना, ये तो है। देखिए कुछ सवाल ऑप्शन से ही बन जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना, ये तो सभी महिलाओं के लिए कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना, जी नहीं, ये सरकारी नौकरियां कैसे प्राप्त हो सकता है जब तक उनके पास कोई योग्यता ही न हो, तो यही इसमें गलत है। और महिलाओं को नए उद्यम के लिए सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना, ये तो ये सही है। तो इसका क्या कह रहा है कि गृह योजना का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं है, तो यही जो तीसरा ऑप्शन है यही ये नहीं है, क्योंकि कह रहा है सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। तो ठीक है, नौकरी तो मिलेगा ज़रूर, लेकिन जब आपके पास योग्यता होगी, जब डिग्री होगी, जब आप उसकी पात्रता हासिल किए रहेंगे तब तो नौकरी मिलेगी। अब कह दीजिए अंगूठा छापों को नौकरी दे दिया जाए तब तो ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आगे चलते हैं। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल। देखिए आप राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि सन 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक की सभी ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ जाइए। इनमें से लगभग मान चलिए कुल 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं, जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं यानी सोशल स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भी 40 नंबर में 5-6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और वहाँ पर आपका जो मुख्य विषय होगा एसएसटी का उसमें भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से हमें जो है कि 1857 से लेकर के 1947 तक की जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि किसे जो है कि देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो ये जो चित्तरंजन दास थे इन्हीं को जो है कि देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। और चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु भी थे। क्या नाम था उनका? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये राजनीतिक गुरु भी थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें देखिए जो एस्ट्रोजन है, क्लोरोफिल है, थायरॉक्सिन है या ऑक्सिन है। तो इनमें जो ऑक्सिन है यही एक पादप हार्मोन है। बाकी क्लोरोफिल तो एक प्रकार का जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी कर लेते हैं। तो ये क्लोरोफिल तो होगा नहीं, ऑक्सिन हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो होता है कि ये महिलाओं में या कह सकते हैं कि जो फीमेल होती हैं उनमें यह जो कि पाया जाता है। यह एक प्रकार का हार्मोन है, जिसके हम सेक्स फीमेल हार्मोन भी कह सकते हैं ना। जो एस्ट्रोजन है ये सेक्स फीमेल हार्मोन होता है। और जो थायरॉक्सिन होता है तो ये तो जो है कि मेल और फीमेल दोनों में मिलता है। और जो थायराइड ग्रंथि होती है इससे यह जो है कि क्या होता है, डिस्चार्ज होता रहता है। तो इसमें जो आपका ऑक्सिन है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी जो ये क्लोरोफिल है, बाकी ये जो इसका जो ऑक्सिन है ये सही हो जाएगा, बाकी ये सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो ब्रॉडबैंड हाईवेज, भारत के बेहतरीकरण के लिए ई गवर्नेंस, मोबाइल सेवाओं की वैश्विक पहुंच और सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि हिस्सा नहीं है। अब किसका हिस्सा नहीं है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का जो हिस्सा नहीं है ये सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, यही डिजिटल इंडिया नहीं है। बाकी सब देखिए ब्रॉडबैंड हाईवेज है ये डिजिटल इंडिया का भाग है। भारत के बेहतरीकरण के लिए ई गवर्नेंस ये भी जो है कि आपका डिजिटल इंडिया का एक भाग है। अब मोबाइल
सेवाओं की वैश्विक पहुंच, ये भी डिजिटल इंडिया का एक भाग है। लेकिन सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, यह डिजिटल इंडिया का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सी दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब कुल मिला जुला के देखिए, अब इतना लंबा चौड़ा इसको करने की क्या आवश्यकता थी? बस ऐसे कर दिया होता कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। क्या गजब गजब का सवाल। इसी तरीके से पूछा गया था उसमें पेट वाले एग्ज़ाम में भी, खूब लंबा चौड़ा सवाल, अब कोई मतलब नहीं निकल रहा था, एक सीधा लाइन में सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जो 22 अप्रैल होता है इसी दिन है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्धि हस्तियों को उनके, अब चुपचाप मतलब कुल मिला जुला करके सीधे पूछना चाहिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। बस हो गया इतनी सी बात, और दुनिया भर का क्या ताम झाम करने की जरूरत है। तो ये जो सिनेमा है, भारतीय सिनेमा का यह उच्च सर्वोच्च पुरस्कार कह सकते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार को, है ना। तो ये 38 नंबर हो गया। 39 नंबर पर चलते हैं कि कौन सी दो नदियों की पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा ही सवाल है। पट्टी सीमा जो गोदावरी और कृष्णा नदी का है, तो इसका राइट आंसर गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में यह अंतिम सवाल रहा 40 नंबर का। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोग वंचित न रह जाएं, इसके लिए वीडियो को आप शेयर भी करें। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया करके जो है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक खटाखसन पहुंच जाए। 40 नंबर का क्या है सवाल कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था? लाल किले का लाहौरी गेट, या इंडिया गेट, या गेटवे ऑफ इंडिया, या बुलंद दरवाज़ा। तो इसमें जो इंडिया गेट था, तो इंडिया गेट जो नई दिल्ली में स्थित है, इसकी जो आधारशिला रखी गई थी 1921 में कनाट के द्वारा रखा गया था। देखिए नाम याद कर लीजिएगा, कनाट। यही देखिए दिल्ली में एक स्थान भी है कनाट नाम के। तो ये कनाट जो है कि यह एक व्यक्ति का नाम है, और दिल्ली में कनाट पैलेस भी है, या कनाट प्लेस है, कनाट प्लेस, है ना। तो इसका जो पूरा नाम था ये ड्यूक ऑफ कनाट, तो इसका पूरा नाम था ड्यूक ऑफ कनाट। अब क्या कैसे लिख दें यहाँ पर, तो ड्यूक ऑफ कनाट। तो ड्यूक ऑफ कनाट ने इसकी आधारशिला 1921 में रखी थी। कब रखा था? 1921 में रखा था। किसकी? इंडिया गेट की, है ना। फिर उसके बाद 1919 के अफगान युद्ध में उत्तर पश्चिम सीमांत में मारे गए कुल इतना। अब छोड़िए, तो कुल मिला जुला के आप लोग इतना याद कर लीजिए कि ड्यूक ऑफ कनाट ने 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी थी। और ये जो इंडिया गेट है ये कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली में है। जबकि एक और है, याद कर लीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। ये गेटवे ऑफ इंडिया, एक इंडिया गेट है यहाँ पर जो दिया हुआ है, इंडिया गेट है ये तो, लेकिन एक गेटवे ऑफ इंडिया जो है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, ये गेटवे ऑफ इंडिया, कन्फ्यूजन मत होइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये मुंबई में है ना, ये मुंबई में है। लेकिन जो इंडिया गेट है ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। तो ये देखिए थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है गेटवे ऑफ इंडिया को लेकर और इंडिया गेट को लेकर, तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। तो आगे चलते हैं। 40 नंबर नहीं, 40 तक ही सवाल था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल पुनः एक वीडियो के साथ हम लोग फिर से आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।